वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो में जो आपका माइनर सब्जेक्ट हिंदी है एमडीसी का, इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो सिलेबस देख लिया होगा आपने। यूनिट 1 में रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का किस्सा। निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता। एक व्यंग्य है शरद जोशी द्वारा मेघदूत की पुस्तक समीक्षा। वहीं यूनिट 2 में रहीम ग्रंथावली मैथिली शरण गुप्त। यूनिट 3 में शब्द निर्माण उपसर्ग प्रत्यय संधि समास हैं। पद के प्रकार हैं, संज्ञा सर्वनाम है, संक्षेपण है। और यूनिट 4 में कार्यालय हिंदी की शब्दावली, पत्राकार, विविध प्रकार के कार्यालय पत्र हैं, ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक, पृष्ठांकन, आदेश, सूचनाएं, निविदा। इन सबको छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाकर आपके सामने लाते रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र गीसा का मुख्य संदेश क्या है? यानी कि गीसा के माध्यम से महादेवी वर्मा क्या संदेश देना चाहते हैं? तो महादेवी वर्मा का रेखाचित्र गीसा समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता और निराशाजनक जीवन स्थितियों को उजागर करता है। यह व्यक्ति के आत्मसम्मान और सामाजिक असमानता के बीच संघर्ष को चित्रित करता है। लेखिका ने छोटे छोटे विवरणों और भावपूर्ण अभिव्यक्ति के माध्यम से पाठक को संवेदनशीलता और समझ की ओर आकर्षित किया है। रेखाचित्र का संदेश है कि जीवन में परिस्थितियां कठिन हो, फिर भी व्यक्ति को अपने आदर्श और मानवीय मूल्य बनाए रखने चाहिए। यानी जीवन में कठिनाई आए फिर भी अपना व्यक्तित्व स्थिर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, गीसा में पात्रों की प्रस्तुति का विश्लेषण कीजिए। यानी पात्रों की क्या विशेषता है गीसा में? तो गीसा में पात्रों को अत्यंत जीवंत और यथार्थपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया है। पात्रों की मानसिक स्थिति, उनकी चिंताएं, सामाजिक दबाव के प्रभाव को महादेवी वर्मा ने सूक्ष्म भाव के माध्यम से उभारा है। पात्र केवल कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे सामाजिक और नैतिक प्रश्नों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें पाठक पात्रों के अनुभव और संवेदनाओं को साथ सहज रूप में जोड़ा जाता है। यानी संवेदना के साथ सहज रूप में जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध आचरण की सभ्यता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आचरण की सभ्यता निबंध का प्रमुख उद्देश्य समाज में उचित आचार और नैतिक मूल्यों का महत्व स्पष्ट करना है। लेखक ने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संस्कारी व्यवहार की आवश्यकता को उजागर किया है। वे बताते हैं कि सभ्य आचरण में समाज में विश्वास, सम्मान और सहयोग की भावना विकसित होती है। निबंध में उदाहरण और तर्क का प्रयोग करके लेखक ने आचरण की श्रेष्ठता और उसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आचरण की सभ्यता में लेखक ने कौन कौन से सामाजिक मूल्यों पर जोर दिया है? तो लेखक ने ईमानदारी, सहनशीलता, विनम्रता, अनुशासन और सहयोग जैसी सामाजिक मूल्यों पर जोर दिया है। उन्होंने दिखाया कि ये गुण व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ समाज की स्थिरता और सामंजस्य के लिए भी आवश्यक है। निबंध में इन मूल्य के अनुपालन से ही सामाजिक समस्याओं के समाधान और आपसी सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। लेखक पाठक को प्रेरित करते हैं कि सभ्य जीवन शैली अपनाना सभी के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शरद जोशी का व्यंग्य मेघदूत की पुस्तक समीक्षा किस विषय पर केंद्रित है? तो शरद जोशी की जो व्यंग्य है मेघदूत की पुस्तक समीक्षा साहित्य आलोचना में हास्य और व्यंग्य का मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह व्यंग्य प्राचीन और आधुनिक साहित्य की तुलना है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण और पाठकों की उम्मीदों पर केंद्रित है।
लेखक ने मजाक और तीव्रता के माध्यम से साहित्य की गंभीरता और आलोचनात्मक परंपरा की और पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। व्यंग्य का उद्देश्य पाठक को सोचने पर मजबूर करना और हंसी के माध्यम से संदेश देना है। यहाँ आलोचना की गई है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेघदूत की पुस्तक समीक्षा में व्यंग्य की जो व्यंग्य की शैली है उसका विश्लेषण करना है अपन को। तो इस व्यंग्य में शरद जोशी ने हास्य, विडंबना और तीव्र टिप्पणियों का प्रयोग किया है। भाषा सरल, स्पष्ट और चालाक है। लेखक ने किसी भी गंभीर विषय को हल्के और मनोरंजन ढंग में प्रस्तुत किया है। व्यंग्य की शैली पाठक को सोचने पर मजबूर करती है और साहित्य आलोचना में हास्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का उदाहरण देती है। शैली में तीव्रता और स्पष्टता दोनों का संतुलन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र और शरद जोशी के व्यंग्य में साहित्यिक तकनीक की तुलना कीजिए। तो महादेवी वर्मा के रेखाचित्र में संवेदनशील और भावपूर्ण तकनीकें हैं, जिसमें पात्रों की मानसिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को सूक्ष्म रूप से व्यक्त किया गया है। शरद जोशी के व्यंग्य में हास्य, विडंबना और तीव्र टिप्पणियाँ के माध्यम से गंभीर विषय को प्रस्तुत किया गया है। दोनों में तकनीक अलग है। वर्मा का प्रभाव प्रधान है, जबकि जोशी तकनीक और हास्य प्रधान है। दोनों ही पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निबंध, रेखाचित्र और व्यंग्य में विषय चयन के आधार पर अंतर बताइए। तो निबंध में लेखक सामाजिक और नैतिक विषयों पर प्रत्यक्ष तर्क और उदाहरण प्रस्तुत करता है। रेखाचित्र में लेखक पात्र और परिस्थिति के माध्यम से भाव और संदेश व्यक्त करता है। व्यंग्य में हास्य, विडंबना और तीव्र टिप्पणियों से विषय को हल्के और सोचनीय तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। विषय चयन में निबंध गंभीर, रेखाचित्र अनुभवपूर्ण और व्यंग्य मनोरंजक और आलोचनात्मक होता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, किस्सा में सामाजिक आलोचना कैसे दिखाई देती है। तो किस्सा में सामाजिक आलोचना पात्रों के जीवन और परिस्थितियों के माध्यम से स्पष्ट होती है। महादेवी वर्मा ने गरीबी, रूढ़िवादिता और सामाजिक असमानता के प्रभाव को चित्रित किया है। कहानी पाठक को सोचने पर मजबूर करती है, जैसे समाज की कठोर संरचनाएं व्यक्ति के विकास और स्वाभिमान को प्रभावित करती हैं। यह आलोचना संवेदनशीलता और सहानुभूति के माध्यम से पाठक को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन गद्य रचनाओं से हम साहित्य और समाज के संबंध को कैसे समझ सकते हैं। तो इन गद्य रचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। रेखाचित्र, निबंध और व्यंग्य समाज के विभिन्न पहलुओं, सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक को दर्शाते हैं। साहित्य पाठक को जागरूक करता है, समाज की कमियों और अच्छाइयों पर ध्यान खींचता है। महादेवी वर्मा, सरदार पूर्ण सिंह और शरद जोशी की रचनाएं यह सिद्ध करती हैं कि साहित्य समाज सुधार, विचार और संवेदनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है या माध्यम है इसका। सेकंड पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रहीम के दोहों का मुख्य संदेश क्या है। तो रहीम के दोहे जीवन और नैतिकता के महत्वपूर्ण पहलुओं को संक्षिप्त और सरल शैली में व्यक्त करते हैं। उनका उद्देश्य पाठक को जीवन के व्यवहार, संयम और सच्चाई की ओर प्रेरित करना है। दोहों में ज्ञान, नीति और सामाजिक मूल्य स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन और समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए सरल और प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।
यही कारण है कि उनके दोहे सदाबहार और प्रासंगिक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रहीम का दोहा क्रमांक 38 का विश्लेषण करें। है ना सिलेबस में। तो दोहा क्रमांक 38 जीवन में परिश्रम और कर्मशीलता का संदेश देता है। इसमें बताया गया है कि सफलता केवल भाग्य या इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि सतत प्रयास और उचित आचरण से मिलती है। रहीम ने छोटे और सरल शब्दों में गहन सत्य व्यक्त किया। पाठकों को यह समझ में आता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और धैर्य अनिवार्य है, और यही दोहे का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रहीम के दोहों में नीति और व्यवहार का महत्व बताइए। तो रहीम के दोहों में नीति और व्यवहार का अत्यंत महत्व है। उन्होंने जीवन के व्यवहारिक अनुभव को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। दोहों में ईमानदारी, परिश्रम, संयम और सहनशीलता जैसे गुणों को प्रमुखता दी है। उनका दृष्टिकोण पाठकों को सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन और नैतिकता अपनाने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता कविता का मुख्य संदेश क्या है। तो मनुष्यता कविता में मैथिली शरण गुप्त ने मानवता और नैतिक मूल्यों का महत्व स्पष्ट किया है। उन्होंने दिखाया कि राष्ट्र की सेवा और समाज की भलाई के लिए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और आदर्शों के प्रति सजग रहना चाहिए। कविता में भावनात्मक और प्रेरक शैली का प्रयोग करके पाठक को मानवता और देशभक्ति की दिशा में जागरूक किया है। यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य और संदेश है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम राज्य के लिए मरते हैं कविता में वीर रस का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो हम राज्य के लिए मरते हैं कविता में वीर रस प्रमुख है। मैथिली शरण गुप्त ने देशभक्ति, त्याग और साहस को गहन भावना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कवि ने सैनिक और नागरिक दोनों के दृष्टिकोण से वीरता का चित्रण किया है। भाषा में उत्साहजनक और प्रेरक शैली है। यह कविता पाठक को न केवल प्रेरित करती है, बल्कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध भी उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रहीम और मैथिली शरण गुप्त के काव्य में तुलना कीजिए। तो रहीम का काव्य नीति और जीवन दर्शन पर केंद्रित है, जबकि मैथिली शरण गुप्त का काव्य देशभक्ति और मानवता पर आधारित है। रहीम के दोहे संक्षिप्त और सरल हैं। मैथिली शरण गुप्त की कविताएं गहन भाव और प्रेरक शैली में हैं। दोनों कवियों का उद्देश्य पाठक को जीवन में नैतिक और सामाजिक मूल्य की ओर प्रेरित करना है, लेकिन उनकी भाषा, शैली और भाव प्रधानता अलग है। यानी संदेश समान है, लेकिन ये भाषा चेंज हो सकती है उनकी। क्वेश्चन नंबर 7 है, रहीम के दोहों में उदाहरण और जीवन दर्शन का महत्व बताइए। तो रहीम के दोहों में उदाहरण और जीवन दर्शन पाठक को सरल और स्पष्ट संदेश प्रदान करते हैं। उन्होंने दोहों में रोजमर्रा के अनुभवों और सामाजिक परिस्थितियों का उपयोग पर शिक्षा दी है। सामाजिक परिस्थितियों के उपयोग पर शिक्षा दी है। इससे पाठक को नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा आसानी से ग्रहण होती है। उदाहरण और जीवन दर्शन दोहों की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। यानी उदाहरण और जीवन दर्शन दोहों की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं, पाठक के मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैथिली शरण गुप्त की कविता में भाव और प्रेरणा का विश्लेषण करें। तो मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में भाव और प्रेरणा की प्रधानता है। मनुष्यता और हम राज्य के लिए मरते हैं में मानवता, देशभक्ति और त्याग के भाव गहन है। भाषा उत्साहजनक और मार्मिक है। पाठकों को जीवन में नैतिकता और साहस अपनाने की प्रेरणा मिलती है। कवि ने शब्दों के माध्यम से भावनात्मक जुड़ाव
और सामाजिक जागरूकता उत्पन्न की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रहीम के दोहों की शैली की विशेषताएं बताइए। तो रहीम की शैली सरल, संक्षिप्त और प्रभावशाली है। उन्होंने दोहों में अलंकार का संयमित प्रयोग किया है। भाषा सहज है और भाव स्पष्टता के माध्यम से व्यक्त होते हैं। दोहे छोटे होने के बावजूद गहन अर्थ और शिक्षा प्रदान करते हैं। उनके दोहे पाठक को सोचने, समझने और व्यवहार में लागू के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पद्य भाग से हम साहित्य और नैतिक शिक्षा के संबंध को कैसे समझ सकते हैं। तो पद्य भाग में रहीम और मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं साहित्य और नैतिक शिक्षा के सजीव उदाहरण हैं। रहीम के दोहे नीति और जीवन दर्शन का संदेश देते हैं, जबकि मैथिली शरण गुप्त की कविताएं मानवता और देशभक्ति की प्रेरणा देती हैं। यह दिखाता है कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज, नैतिकता और व्यक्ति के चरित्र निर्माण का माध्यम भी है। पाठक इन रचनाओं से शिक्षा, प्रेरणा और सामाजिक मूल्य ग्रहण करता है। अब यूनिट 3 में प्रवेश कर लेते हैं अपन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 3 का, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगने वाले अक्षर या अक्षर के समूह होते हैं जो शब्द का अर्थ बदलते हैं। उदाहरण के लिए अधिकार में अधि उपसर्ग है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या वाक्य में प्रयोग को बदलता है। उदाहरण संहिता में ता प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग शब्द निर्माण में नई शब्दावली और अर्थ पैदा करता है। यह व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संधि किसे कहते हैं, प्रकार के साथ उदाहरण दीजिए। तो संधि वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द या अक्षर मिलकर नया शब्द बनाते हैं। इसके प्रमुख प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है। उदाहरण राम प्लस इंद्र, रामेंद्र स्वर संधि। सत प्लस चित, सच्चित व्यंजन संधि। संधि भाषा को सुगठित और अर्थपूर्ण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समास किसे कहते हैं, प्रकार और उदाहरण सहित समझाइए। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द होते हैं। प्रमुख प्रकार द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और क्रमधारी। उदाहरण राजा प्लस पुत्र, राजपुत्र तत्पुरुष समास। दीन प्लस बंधु, दीनबंधु बहुव्रीहि समास। समास शब्दों को संक्षिप्त और अर्थपूर्ण बनाता है। यह व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय है और शब्दावली को समृद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। परिभाषा पूछ सकता है, अंतर तो क्या ही पूछेगा, पूछ ले तो अपन तो कर ही रहे हैं। संज्ञा व्यक्ति, स्थान या वस्तु या भाव का नाम बताती है। उदाहरण राम या किताब। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। उदाहरण वह, यह। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। उदाहरण लाल, सुंदर। इन तीनों पदों की समझ भाषा में वाक्य निर्माण और अर्थ स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिया और क्रिया विशेषण के बीच अंतर बताइए। क्रिया कार्य या अवस्था बताती है। उदाहरण खाना, सोना। जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है या परिस्थिति बताता है। उदाहरण तेजी, धीरे। क्रिया वाक्य का मूल भाग होती है, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और विस्तृत करता है। यानी कि कोई तेज दौड़ रहा है तो ये क्रिया विशेषण है, केवल दौड़ रहा है ये क्रिया है। ये दोनों भाषाई संरचना
और अर्थ निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग से शब्द निर्माण कैसे होता है? तो उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ बदलता है और नए शब्द बनते हैं। उदाहरण लिख प्लस ता, लिखता, अधि प्लस ज्ञान, अधिज्ञान। इससे भाषा की शब्दावली समृद्ध होती है। व्याकरण में यह अभ्यास भाषा कौशल और रचनात्मक लेखन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संक्षेपण क्या है और इसका महत्व बताइए। तो संक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें लंबा शब्द या वाक्य छोटा कर दिया जाता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संरा। इसका महत्व भाषा को संक्षिप्त, स्पष्ट और पठनीय बनाने में है। संक्षेपण से लेखन में समय और स्थान की बचत होती है। परीक्षाओं में संक्षेपण का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह भाषा कौशल और व्याकरण की समझ को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शब्द निर्माण और समास में क्या अंतर है? तो शब्द निर्माण में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि आदि के माध्यम से नया शब्द बनता है। समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। उदाहरण शब्द निर्माण के तो पट प्लस ता, पटता, जबकि समास में राजा प्लस पुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। दोनों ही भाषा को समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाती हैं, लेकिन प्रक्रिया और नियम अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिया और क्रिया विशेषण के प्रयोग से वाक्य कैसे प्रभावी बनता है? तो क्रिया वाक्य का मुख्य कार्य दर्शाती है, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता या परिस्थिति बताता है। उदाहरण के लिए राम दौड़ता है, ये तो क्रिया है, लेकिन राम तेजी से दौड़ता है, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण जोड़ने से वाक्य अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनता है। यह वाक्य की जानकारी और भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्याकरण और भाषा अध्ययन का महत्व परीक्षा दृष्टि से समझाइए। तो व्याकरण और भाषा का अध्ययन हिंदी परीक्षा में सही वाक्य निर्माण, शब्दावली, संक्षिप्त लेखन और रचनात्मकता के लिए आवश्यक है। इससे विद्यार्थी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, समास, संधि आदि में दक्ष होता है। भाषा कौशल परीक्षाओं में अंक बढ़ाने, पत्र लेखन, निबंध और संक्षिप्त उत्तर लिखने में सहायक होता है। व्याकरण का ज्ञान भाषा की संरचना और अर्थ को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण है। यहाँ से अपन यूनिट 4 में प्रवेश कर लेते हैं। यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी की परिभाषा और महत्व बताइए। तो कार्यालय हिंदी वह भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी और कार्यालयीन कार्यों में होता है। इसका उद्देश्य स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी संचार सुनिश्चित करना है। यह न केवल पत्रकार में उपयोगी है, बल्कि सरकारी आदेश, नोटिस, ज्ञापन और रिपोर्ट तैयार करने में भी सहायक है। कार्यालय हिंदी से कार्य में सुव्यवस्था आती है और सूचना का प्रवाह सरल और सटीक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्यालय हिंदी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो कार्यालय हिंदी की विशेषताएं हैं स्पष्टता, संक्षिप्तता, औपचारिकता, सरल भाषा और आवश्यक जानकारी का समावेश। इसमें जटिल शब्दों और अलंकार का प्रयोग न्यूनतम होता है। उद्देश्य सूचना का सही और प्रभावी संचार है। यह भाषा आदेश, निर्देश और सूचनाओं को बिना भ्रम के प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्यालय पत्राचार के प्रकार बताइए। तो कार्यालय पत्राचार के प्रमुख प्रकार ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक, आदेश, सूचनाएं, पृष्ठांकन और निविदाएं। ज्ञापन में कार्य संबंधी सुझाव या जानकारी दी जाती है। परिपत्र में विभागीय आदेश या निर्देश जारी किए जाते हैं। अनुस्मारक में कार्यों की अनुस्मृति
दी जाती है। निविदा और सूचनाएं कार्यालय के संचालन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञापन की विशेषताएं और उदाहरण दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट के माध्यम से बताना। अगर इसकी PDF चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल आर्जेंट ऑफिशियल पर मैं अपलोड कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। 4 क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, ज्ञापन की विशेषताएं और उदाहरण। तो ज्ञापन एक औपचारिक पत्र होता है जिसमें किसी कार्य या विषय पर जानकारी या सुझाव दिया जाता है। इसकी विशेषताएं संक्षिप्तता, स्पष्टता, उद्देश्यपूर्ण भाषा और तार्किक प्रस्तुति होती है। उदाहरण के लिए, कार्यालय में कंप्यूटर की मरम्मत हेतु आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए निवेदन लिखें। ज्ञापन का उद्देश्य उच्च अधिकारियों को सूचित करना और निर्णय लेने में सहायता करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिपत्र का उद्देश्य और उपयोग समझाइए। तो परिपत्र का उद्देश्य विभागीय आदेश, नियम या निर्देश संबंधी कर्मचारियों तक पहुंचाना। निर्देश या नियम सभी जो निर्देश हैं वो कर्मचारियों तक पहुंचाना। यह सूचना का औपचारिक और अनिवार्य रूप है। उदाहरण के लिए, अगले सप्ताह से कार्यालय का समय प्रातः 9 बजे से शुरू होगा। ये क्या है मेरे साथियों? परिपत्र है। परिपत्र से कार्यालय में कार्यों का समन्वय और अनुशासन सुनिश्चित होता है। कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी समय पर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुस्मारक पत्र क्या होते हैं और इसका महत्व बताइए। तो अनुस्मारक पत्र किसी कार्य या सूचना के पालन के लिए पुनः ध्यान दिलाने के लिए लिखा जाता है। यह कार्य में समयबद्धता और अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है। उदाहरण, अधिकारियों से अनुरोध है कि पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन करें। अनुस्मारक से कार्यों की निगरानी और कार्यहीन प्रक्रिया में निरंतरता, नियमितता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आदेश पत्र की विशेषताएं और उदाहरण दीजिए। तो आदेश पत्र कार्यालय या विभागीय अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से निर्देश, कार्यवाही और समय सीमा बताई जाती है। इसकी विशेषताएं औपचारिकता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और प्रभावी संचार है। उदाहरण के लिए, सभी कर्मचारियों को आगामी प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। आदेश पत्र से कार्यों की समय पर निष्पादन सुनिश्चित होता है। आदेश यानी ऑर्डर होता है मेरे साथियों, आपको पता ही है अगर हिंदी में नहीं समझ पा रहे तो। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूचनाओं और प्रश्नांकन के बीच अंतर बताइए। तो सूचना वह पत्र है जिसमें किसी घटना, निर्णय या विवरण की जानकारी दी जाती है। प्रश्नांकन में दस्तावेज या पत्रों को क्रमबद्ध और संलग्न किया जाता है। उदाहरण, सूचना, नई कंप्यूटर प्रणाली का संचालन प्रारंभ किया गया है। प्रश्नांकन, संबंधित दस्तावेज संलग्न है। दोनों ही कार्यालयीन कार्यप्रणाली में आवश्यक है, लेकिन उद्देश्य और स्वरूप अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निविदा पत्र क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो निविदा पत्र सरकारी या कार्यालयीन कार्यों के लिए किसी सेवा या सामग्री की खरीद हेतु आमंत्रित प्रस्ताव होता है। उदाहरण के लिए, कार्यालय के लिए कंप्यूटर खरीद हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इसका उद्देश्य विभिन्न विक्रेताओं से प्रस्ताव प्राप्त करना और उचित मूल्य पर सेवा या सामग्री खरीदना है। निविदा पत्र कार्यालयीन प्रक्रियाओं का अनिवार्य भाग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्यालय हिंदी का अध्ययन परीक्षा दृष्टि से क्यों आवश्यक है। तो कार्यालय हिंदी का अध्ययन प्रतियोगी परीक्षाओं
और सरकारी कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे विद्यार्थी को पत्राचार, आदेश, ज्ञापन, निविदा आदि तैयार करने की क्षमता मिलती है। यह भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त और औपचारिक होती है। परीक्षा में इसे समझने और सही प्रयोग करने से अंक प्राप्त होते हैं और कार्यालयीन कार्यों में दक्षता आती है। यह व्यवहारिक जीवन और प्रशासनिक दक्षता दोनों के लिए आवश्यक है। इसी के साथ अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट के माध्यम से अपनी बातें भी रखना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।